आइए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक्स के सारे पोर्शन हम लोग ने क्लियर कर रखा है। अब हम लोग का हेडिंग्स हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? सबसे पहली बात है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमको पहले क्या करना है कि ये जो इनहेरिटेंस है इसका तो मैं चर्चा जेनेटिक्स में पहले कर रखा हूं कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले आना है। कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले आना है। तो दूसरे जनरेशन में ले जाना है, अदर जनरेशन में ले जाना है। तो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो कैरेक्टर जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसकी स्टडी हमको करना है। और वो किस बेसिस पे? तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे। मॉलिक्यूलर बेसिस यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेनली हम लोग स्टडी कर लेते हैं डीएनए आरएनए का। तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे फॉलो करेगा, उसकी स्टडी हमको करना है मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर। क्लियर हो गया? तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग के पास आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। पहला हेडिंग्स आ जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। ये आएगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन का केस आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, 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 और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। मिली ये तीन स्टेप हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग का इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे इसको हम लोग करेंगे। तो पहला हमको क्या है कि किस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और उसकी स्टडी हम लोग को मॉलिक्यूलर लेवल पे करना है। किस लेवल पे करना है? तो उस मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इसके बाद इससे रिलेटेड बात हम लोग करेंगे। मेन की पॉइंट मेरे पास में ये है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, ये प्रूफ हमको करना है। तो ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये तीन हेडिंग है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आइए हम लोग बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका मतलब हो गया कि हम डीएनए को कॉपी करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो डीएनए को जो कॉपी करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमको डीएनए से डीएनए बनाना है। और डीएनए से यदि हमको डीएनए बनाना है, डीएनए से यदि हमको डीएनए बनाना है तो यहाँ पे ये कहलाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपका कहलाएगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं बोला कि हमको डीएनए से डीएनए बनाना है। हमारे पास डीएनए दिया हुआ है और उस डीएनए से यदि हमको डीएनए का फॉर्मेशन करना है तो वो कहलाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप डीएनए का कॉपी नंबर नहीं बढ़ाइएगा तो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि डीएनए से डीएनए बनाना है, तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम बहुत आसान है। जो आपको बनाना है उसका नाम लिख दीजिए और लास्ट में पॉलीमरेज कर दीजिए। जैसे आपको डीएनए से डीएनए बनाना है तो एंजाइम यदि आपको लिखना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे डीएनए, चूंकि बनाना डीएनए, और यहां लगा दोगे पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एकदम क्लियर हो गया। आपको बनाना क्या है? तो डीएनए से डीएनए बनाता, जो बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है उसको लिख दीजिए और साथ में लगा दीजिए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए जो है वो पॉलीमर है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए करके हमको पॉलीमराइजेशन करना है। क्या करना है? पॉलीमराइजेशन। इसीलिए के एंजाइम लग गया पॉलीमरेज। ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए आपका पॉलीमर है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये पॉलीमर है। पॉली का मतलब हो गया मेनी, अब मर मतलब हो गया यूनिट। मर का मतलब हो गया यूनिट। और वो जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, यानी बीएसपी, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये बेस, शुगर, फॉस्फेट मिल करके न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ये जब आपस में जुड़ता चला जाएगा तो एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसी को यदि हम लोग डबल स्टेन कर देंगे तो वो आपका डीएनए बन जाएगा, और सिंगल स्टेन भी करेंगे तो डीएनए बन जाएगा। और आरएनए बनाना होगा तो आरएनए के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पे आपका डीएनए हो गया, तो डीएनए से डीएनए बनाना है। तो सबसे पहले डीएनए है क्या? तो पॉलीमर। तो पॉली मतलब क्या हो गया? मेनी। मर मतलब क्या होगा? यूनिट। यूनिट में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? तो बेस, शुगर और फॉस्फेट का। मैं आपको बायोमोलिक्यूल में बहुत क्लियर करके ये पढ़ा रखा हूं, लेकिन फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो।
अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो बेस और शुगर जो आपस में मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, यदि आप बेस और शुगर का केवल बात कीजिए, यदि बेस और शुगर केवल जुड़ा हुआ होता तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन ये जब तीनों जुड़ा हुआ है तो ये कहला रहा है न्यूक्लियोटाइड। और बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड होगा, तो शुगर चूंकि आ गया तो इसलिए बॉन्ड का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी शुगर में आपका हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या शुगर आ गया तो शुगर में ग्लाइको वर्ड लगता है, ग्लाइकोज मतलब ये होता है शुगर, तो इसलिए यहाँ पे हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होगा ये हो जाएगा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड आपको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। तो यदि आपको बोलेगा कोई कि डीएनए से हमको डीएनए बनाना है, तो पहला काम एंजाइम बता दीजिए। तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका डीएनए हो गया, तो उसमें आप क्या कीजिए, मैरिज लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, तो डीएनए, चूंकि डीएनए हो गया और आपका चूंकि डीएनए इज अ पॉलीमर है, तो पॉलीमर है तो पॉलीमरेज कर दिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोला कि मेरे को डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए बनाना है, तो डीएनए से डीएनए बनाना है तो हमको क्या चाहिए, तो एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम कैसे याद करेंगे, तो मेरे पास प्रोडक्ट है डीएनए, तो लिख दिया डीएनए। फिर डीएनए मैं पढ़ा रखा हूं, बहुत बार बोल रखा हूं, डीएनए जो वो पॉलीमर है, तो पॉलीमर है इसलिए करके एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, और ये पॉलीमर है तो इसमें एज लगा दिया, तो पॉलीमरेज हो गया। एज जैसे ही लगा, एज किसी के लास्ट में लगे तो एंजाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये खुद नाम से, एंजाइम के नाम से पता चल जाए कि किसका सिंथेसिस करेगा, इस जगह की बात कर रहा हूं। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, लेकिन डीएनए किससे बनाएगा, तो डीएनए से बनाएगा। तो यानी इसको डीएनए पॉलीमरेज को बोला जा सकता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम। यानी डीएनए डिपेंड, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसिस करता है। एकदम क्लियर, यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लास भी चलेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो गया, यदि आपको डीएनए से डीएनए बनाना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, प्लस डीएनए है क्या, तो पॉलीमर है, तो इसलिए करके पॉलीमर लिख दिया, और एंजाइम लिखना है तो एज लगा दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज। या आपको डीएनए पॉलीमरेज कोई बोल रहा है तो आपको आगे में डीएनए लगा हुआ है, इसका ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट डीएनए बनेगा। और दूसरी बात, डीएनए पॉलीमरेज की खासियत, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि डीएनए से डीएनए का कॉपी करता है। कैसे, तो सपोज ये एक डीएनए है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, एंटी पैरेलल होगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्टैंड होगा, तो दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। यहाँ क्लियर कर लीजिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्टैंड है, तो दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये डीएनए पे यदि डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, यदि इस डीएनए के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, तो इस एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा, इससे 2 डीएनए बनेगा। और 2 डीएनए जो बनेगा, तो एक डीएनए जो आपका होगा, उस डीएनए में एक स्टैंड ओल्ड, ये ब्लैक वाला ओल्ड स्टैंड हो गया और ब्लू वाला न्यू स्टैंड, तो एक स्टैंड ओल्ड और एक स्टैंड न्यू होगा। उसी तरीके से दूसरे डीएनए में भी एक स्टैंड क्या होगा, ओल्ड होगा, एक स्टैंड न्यू होगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप डीएनए बनाओगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आपका 2 डीएनए का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें फॉर्मेशन कैसे होगा कि एक स्टैंड तो ओल्ड वाला ही रह जाएगा और दूसरा स्टैंड उसके ऊपर न्यू वाला आएगा, एक ओल्ड वाला ही रह जाएगा और दूसरा न्यू वाला आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी का मतलब आधा, तो इस दोनों स्टैंड में से आधा स्टैंड इसमें कंजर्व रह गया, आधा स्टैंड इसमें कंजर्व रह गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, जो कि हम प्रूव करेंगे आगे, थोड़ा थोड़ा खाली आपको हिंट कर देंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि हमारा एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, एंजाइम का नाम हो गया डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो अभी आपका 2 डीएनए बना है, ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है, तो सेमी कंजर्वेटिव। क्यों बोले सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि 2 स्टैंड में से एक ही स्टैंड न्यू डीएनए के पास रहता है, 2 ओल्ड स्टैंड में से एक ही स्टैंड रहता है न्यू डीएनए के पास में। इसलिए बोलते हैं एक स्टैंड कंजर्व रह गया, एक स्टैंड न्यू आ गया, एक स्टैंड कंजर्व रह गया, एक स्टैंड न्यू आ गया। इसलिए करके हम लोग बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत डीएनए पॉलीमरेज का होता है कि जितना भी बड़ा डीएनए होगा उसका पूरे का पूरा वो कॉपी करेगा, तो उसका जो डुप्लीकेशन होगा कोई एक पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में नहीं होगा। इतना बड़ा डीएनए है तो ये डीएनए उसी साइज का बनेगा, उसी लेंथ का बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच के किसी पार्ट का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन का
एंजाइम करता ही नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज जब भी रेप्लिकेट करेगा तो जितना बड़ा डीएनए होगा उसी का कॉपी किया जाएगा, यानी जितनी लंबी डीएनए होगी उसी का कॉपी करेगा। कभी भी फ्रैक्शन ऑफ दी डीएनए का कभी भी आपका रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन मतलब ये एक किसी बीच के पार्ट का, किसी टुकड़े का कॉपी नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में जब भी डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करेगा तो पूरा सेट का कॉपी कर देगा, यानी जितना लंबा डीएनए होगा उसका कॉपी होता है, उसमें कोई फ्रैक्शन का कॉपी नहीं होता है। ये आप पकड़ के रखिएगा, यानी कॉपी जब भी होगा तो पूरा का होगा। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अभी ये पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यदि आपको कोई बोले कि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा डीएनए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए डिपेंडेंट, यानी डीएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसिस करता है। पहली बात है, क्वेश्चन पॉइंट पकड़िएगा। यदि आपको कोई बोले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम बोलिए तो आप क्या बोलिएगा? डीएनए पॉलीमरेज बोलिएगा। प्लस दूसरी बात बोलेगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो करता है तो क्या पूरा लेंथ ऑफ द डीएनए का कॉपी करता है या फ्रैक्शन ऑफ द कॉपी का, फ्रैक्शन ऑफ द डीएनए का कॉपी करता है? तो पूरे लेंथ, होल लेंथ ऑफ द डीएनए का कॉपी करता है। ट्रांसक्रिप्शन में पूरा होल लेंथ कॉपी नहीं होता है, उसमें जितना दूर तक जीन है उतना ही का कॉपी होगा, उसके अलावा उसका पूरा कॉपी नहीं होगा। पूरा कॉपी जब भी होगा डीएनए रेप्लिकेशन में होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन कराने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, यहां नाम से लगा हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप वर्ड से किसी चीज को नहीं सीखिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड यूज किए जाएंगे सारे वर्ड पे ही आंसर छिपा हुआ होगा, क्वेश्चन में भी आएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे बोला डीएनए पॉलीमरेज, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो डीएनए से डीएनए बना तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? और डीएनए क्या है? तो पॉलीमर है। पॉली मतलब क्या हो गया? मेनी, मर मतलब क्या होगा? यूनिट। और ये जो यूनिट है, ये यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? तो बेस, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो ये आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। क्लियर हो गया? यदि केवल बेस और शुगर जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। आइए इसमें आगे चलते हैं हम लोग। हमने बोला कि हम अब क्या कर सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। अब डीएनए से हमारा आरएनए बनेगा, इसमें भी कॉपी ही होगा, लेकिन कॉपी पूरा होल डीएनए का नहीं होगा, पूरे डीएनए का नहीं होगा। जैसे मेरे पास में यहाँ पे डीएनए है और मैं इससे चाहता हूँ, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और एंटी पैरेलल होता है। ये 5 प्राइम हो गया, तो ये जो 5 प्राइम हो गया तो ये हो गया 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम हो गया तो ये 5 प्राइम हो गया। अब यदि यहाँ पे आपका डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो पूरे डीएनए का आरएनए कभी नहीं बनेगा। जिस पॉइंट पे जीन होगा, जिस पॉइंट तक होगा, उसी पॉइंट का आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी कॉपी होता है, लेकिन अंतर क्या है कॉपी में? तो इसमें जो कॉपी होगा वो एक ही स्टैंड का कॉपी किया जाएगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा तो उसमें दोनों स्टैंड कॉपी होगा। यानी ये जो आप डीएनए बनाओगे डीएनए से, तो इसमें दोनों स्टैंड कॉपी होता है, यानी दोनों स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। आप बोल सकते हो कि दोनों स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। ये भी स्टैंड बनेगा और ये भी स्टैंड बनेगा। यही होगा कि एक ओल्ड वाला रख लेगा और एक न्यू वाला रख लेगा, एक ओल्ड वाला रख लेगा, एक न्यू वाला, लेकिन बनेगा दोनों स्टैंड। लेकिन कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड नहीं बनता, कोई एक स्टैंड बनता है, यानी एक ही स्टैंड का कॉपी होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में जो होता है वो दोनों आपका जो स्टैंड होता है, दोनों स्टैंड का कॉपी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो दोनों स्टैंड का कॉपी करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? एक स्टैंड का कॉपी होगा प्लस एक फ्रैक्शन ऑफ दी पार्ट का, यानी डीएनए का एक फ्रैक्शन का कॉपी होगा जो जीन कहलाएगा। जो जीन होगा उसी का आपका कॉपी होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? पूरे डीएनए का नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? तो आरएनए बनता है। यहाँ पे सपोज हमने करके यहाँ पे एमआरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होगा, प्लस दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होगा। ये भी पकड़िएगा, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होता है। एक स्टैंड कॉपी होगा, एक फ्रैक्शन कॉपी होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्टैंड कॉपी होगा, यानी दोनों स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसका ये जो स्टैंड है ब्लू वाला, ये रह गया, ये वाला स्टैंड इसमें बन गया। अब ये वाला जो है स्टैंड, ये इसमें बन गया। तो इसका मतलब हो गया कि एक ओल्ड रखे हो तो एक न्यू बनाए हो, फिर एक ओल्ड रखे इसमें तो एक न्यू बनाए, कंप्लीमेंट्री बनाते हैं।
ये पहले भी मैं पढ़ा रखा हूं, लेकिन फिर से आपको अभी डीएनए रेप्लिकेशन चूंकि हमको करना ही है तो हम आपको समझा देंगे। तो पहला पॉइंट आप समरी करके दिमाग में रखिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी होता है। क्लियर हो गया? ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड कॉपी होगा। क्लियर हो गया? डीएनए में कंप्लीट लेंथ ऑफ द डीएनए का कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में कंप्लीट लेंथ ऑफ द डीएनए का कॉपी नहीं होता है। क्लियर हो गया? एक फ्रैक्शन जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसी का कॉपी होता है। एकदम क्लियर करके रखिएगा। ये मैं बता दूंगा कैसे न्यू कैसे ओल्ड, ये तो बड़ी चीजें नहीं है। अब आइए, मेरे को बनाना है डीएनए से आरएनए, ये स्टेप कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और आरएनए फिर वही बात, आरएनए के लिए यदि हम लोग बात करें तो आरएनए फिर से क्या कहलाएगा, तो आरएनए पॉलीमर होगा। आरएनए क्या है, तो पॉलीमर है। तो पॉली मतलब क्या होगा, मेनी, मर मतलब क्या होगा, यूनिट। तो पॉलीमर किसका है, तो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। आरएनए जो है वो पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है, तो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे बेस जो होगा, ये जो बेस होगा और ये जो शुगर होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा ये न्यूक्लियो, ये बीच में जो बॉन्ड होगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होगा वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। बेस और शुगर के बीच यदि बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और बेस, शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना हुआ तो इसको आप लोग न्यूक्लियोटाइड बोलिएगा। लेकिन यही फर्क हो जाएगा, यदि यहाँ पे डीएनए का यदि आप बात करोगे तो शुगर में हो जाएगा डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो एसिड। इस लेकर के यहाँ पे जो शुगर हो जाएगा ये डीऑक्सीराइबो शुगर हो जाएगा। और यदि आप बात करोगे आरएनए का तो यहाँ पे राइबो शुगर हो जाएगा। मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ। यदि आप डीएनए का बात करोगे तो शुगर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो शुगर हो जाएगा। और यदि आरएनए का बात करोगे तो इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो शुगर हो जाएगा। फर्क यहाँ पे हो जाएगा। बेस का भी मैं बता रखा हूँ कि सारे बेस मिलेंगे, लेकिन यदि डीएनए होगा तो थायमिन स्पेशलाइज्ड बेस हो जाएगा, और यदि आरएनए होगा तो उसमें यूरासिल स्पेशलाइज्ड बेस हो जाएगा। ये पहले भी आपको वेन डायग्राम से आपको बता रखा हूं। अब यहाँ पे आइए, डीएनए से जो आप आरएनए बना रहे हो, वो आरएनए जो बन रहा है वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। फिर बोला कि एंजाइम यहाँ पे आपने कैसे लिखा, तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी कीजिए। इस जगह पे यदि आप कीजिएगा तो जो आपका प्रोडक्ट बना, जो आपका प्रोडक्ट बना, तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना है, यहाँ पे जो आपने लिखा ये आरएनए बना, तो ये प्रोडक्ट जो आपका आरएनए बना, तो ये प्रोडक्ट का नाम पहले आपको लिखना है। ये प्रोडक्ट का नाम आपको पहले लिखना है। तो प्रोडक्ट का नाम हो गया आरएनए। और आरएनए क्या है, तो आरएनए भी पॉलीमर है, तो लिख दिया पे पॉलीमर, पॉलीमर। अब एंजाइम लिखना है तो एज कर दिया, तो अब हो गया आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? तो पहला काम क्या करना है कि डीएनए हो कि आरएनए हो, दोनों पॉलीमर है। और पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ, बेस, शुगर, फॉस्फेट का। बहुत बार बोल दिया, और बहुत बायोमोलिक्यूल में बहुत मेहनत इसके ऊपर हम लोगों ने किया था, तो इस लेकर के ये एकदम दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, यदि आपको कोई बोले कि डीएनए से हमको आरएनए बनाना, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज होगा। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नाम से ही पता चल जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, तो यानी आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आइए इधर हम लोग बात करते हैं। ये तो ट्रांसक्रिप्शन का आपने बात कर दिया कि ये जो आपने डीएनए बनाया, तो डीएनए से जो हमारा आरएनए बना, वो आरएनए पॉलीमरेज की मदद से बना, और वो स्टेप हमारा कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये एकदम क्लियर रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। तो यदि आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए से आरएनए का बनना। यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होगा आरएनए में, या एक स्ट्रैंड का, तो एक स्ट्रैंड का कॉपी। लेकिन जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होगा। अच्छा, डीएनए से जब आरएनए बनाओगे तो कंप्लीट सेट ऑफ द डीएनए का बना दोगे, यानी फुल लेंथ ऑफ द डीएनए का आरएनए बनाओगे, या एक फ्रैक्शन का बनाओगे, तो एक फ्रैक्शन जहां पे जीन प्रेजेंट होगा। लेकिन जब डीएनए से डीएनए बनाओगे तो फुल लेंथ ऑफ द डीएनए का कॉपी करोगे। क्लियर हो गया? एकदम डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से डीएनए से आरएनए बनाया तो आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यदि आरएनए बनाना है तो उसको क्या चाहिए, तो डीएनए चाहिए। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे डिपेंड होकर के आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। तो यदि कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो क्या नाम हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। कोई बोलते डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, पकड़िएगा वर्ड को। कोई यदि आपको बोल दे कि डीएनए डिपेंडेंट यानी डीएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का यदि सिंथेसिस कर रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा? डीएनए पॉलीमरेज बोलिएगा। क्लियर हो गया? और यदि कोई ऐसे बोले कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो आप उसको क्या बोलिएगा? तो आरएनए पॉलीमरेज। एकदम क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। आज जो भी चल रहा है वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एकदम क्लियर। तो हमने यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, थोड़ा सा एरो पे ध्यान रखिएगा। एरो कहां से कहां है? अभी आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, दोनों क्वेश्चन अलग हो। आप डीएनए पे डिपेंड होके आरएनए बनाते हो तब हुआ आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यदि तुम आरएनए से डीएनए बनाते हो तो कभी आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का मतलब हो गया आरएनए बनाने वाला, यानी जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा वही आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, और प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए डिपेंडेंट यानी डीएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? अब यहां से क्या हुआ? यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ये क्या कहला रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। तो यदि आरएनए से आप डीएनए बनाओगे तो रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट यानी उल्टा, तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से देखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये अभी आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो यदि कोई बोले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। तो बोले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो इसका एंजाइम का नाम क्या होगा? तो इसी में एज लगा दीजिए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी कैसे भाई? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स मतलब क्या है? उल्टा, और ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा ट्रांसक्रिप्शन में हुआ क्या था। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बना था, तो इसका उल्टा, उल्टा का मतलब आरएनए से डीएनए, तो इसलिए हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आपको बताया था कि एंजाइम लिखने के लिए क्या करोगे? एज लगाओगे, तो कर दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो कोई आपको बोले कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम है, क्योंकि एज लगा हुआ। तो बोलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो बोलना कि प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या होता है? तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसको एकदम क्लियर करिएगा, धीरे धीरे करके हम लोग सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है रेट्रोवायरस का कॉमन एंजाइम। एकदम क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। रेट्रोवायरस जो वायरस होता है उसके पास में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन जैसे वो होस्ट के बॉडी में जाता है तो वो आरएनए को कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो डीएनए में। तो आरएनए को यदि आप डीएनए में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए। तो वो जो आपका रेट्रोवायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। आपका किस्मत भी बहुत बढ़िया है, नाम है रेट्रोवायरस, तो आर से शुरू ही है, और जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए। लेकिन जैसे ये होस्ट के अंदर जाएगा तो आरएनए को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? डीएनए में। तो ये आरएनए से डीएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन डीएनए से आरएनए बनना यानी डीएनए से आरएनए बनना ये क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन आरएनए से डीएनए बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? रिवर्स है। तो ऐसे भी याद रखिए, आरएनए से डीएनए बनना है तो आर से रिवर्स, सीधा बात है। आरएनए से आप क्या बना रहे हो? डीएनए बना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और डीएनए से यदि आरएनए बनाओगे तो आर आया ही नहीं, तो इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बोल दो। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका मतलब एकदम क्लियर रखिएगा, जब आरएनए से डीएनए होगा तभी आपका क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यदि होगा तो बस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर दीजिएगा। और ये किस वायरस के लिए सबसे कॉमन हो जाएगा? तो रेट्रोवायरस के लिए कॉमन होगा। अभी जो भी चैप्टर आपका जो बायो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर चल रहा है, इसको इतना मजबूत कीजिएगा कि ये बायोटेक में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें बायोटेक की है। मैं बायोटेक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ाता हूँ। आपका यदि ये मजबूत हो जाएगा तो बायोटेक में आपको समय भी नहीं लगेगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बायोटेक में इसी का यूज किया जाता है।
इसी का एप्लीकेशन है, बस इसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या कर दिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्लियर कर दिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वैसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तभी आप रिवर्स यूज कीजिएगा, क्योंकि आर आ गया तो रिवर्स यूज हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यदि आप डीएनए से आरएनए बनाओगे तो इधर डी आया है, डी से तो रिवर्स हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने इसको कर दिया ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया। अब यदि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डील किया जाए तो ये ऐसे बोला जाएगा कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होगा आरएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसिस करेगा। यदि आपको बोलेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा, तो आरएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसिस करेगा। यदि आरएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए का सिंथेसिस यदि कोई करता है तो उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और किसमें मिलेगा, तो रेट्रोवायरस में ये मिलता है। किसमें मिलता है, तो रेट्रोवायरस में मिलता है। और ये रेट्रोवायरस में जो मिलेगा, तो रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, और ये आरएनए को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो डीएनए में कन्वर्ट कर देगा होस्ट के अंदर। तो इसलिए करके एंजाइम क्या यूज करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन की बात हो गई। आइए यहां से बात करते हैं हम लोग आगे। अब यहां से क्या हो गया, ये जो आरएनए है, ये आरएनए मेनली हम लोग जो बनाते हैं जिस पर्पस के लिए, ताकि आरएनए से हम लोग प्रोटीन बना सकें। क्योंकि कोई भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो मैं बहुत बार आपको प्रोटीन बना सके, तो हम लोग बहुत बार आपको डील कर रखे, बहुत बार डील कर रखे, एक बार दो बार की बात नहीं। मैं बोला था कि जैसा जीन होगा वैसा एमआरएनए बनेगा। क्लियर हो गया। और जैसा एमआरएनए बनेगा वैसा प्रोटीन बनेगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा एक्सप्रेशन होगा। तो यानी जैसा जीन होगा वैसा एमआरएनए बनेगा, वैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने डीएनए से आरएनए बनाया और फिर आरएनए से क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, ताकि एक्सप्रेस कर सके। तो ये आरएनए से प्रोटीन बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब यदि आपको कोई पूछे कि ट्रांसलेशन में क्या होगा, तो आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। बोलेगा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। बोलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, एकदम क्लियर करिएगा यहाँ पे पॉइंट। यदि कोई आपको ऐसे पूछे कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम किसको बोलते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बोलेंगे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि बोला आरएनए डिपेंडेंट और क्या सिंथेसाइजिंग, तो डीएनए सिंथेसाइजिंग। यदि कोई बोले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज हो जाए। कोई आपको ऐसे पूछे कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। क्लियर हो गया एकदम, यहाँ पे कोई इसमें दिक्कत नहीं। जिस पे वो डिपेंड करा देगा उसी में पॉलीमरेज लगा दीजिएगा। जैसे बोला डीएनए डिपेंडेंट, तो डीएनए पॉलीमरेज। बोला कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग, तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइजिंग, तो जो सिंथेसाइज हो रहा है उसके बेसिस पे हो गया आरएनए पॉलीमरेज। और यदि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसाइजिंग बोला, तो ये प्रोसेस के बेसिस पे हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसलिए कि ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले मेरा हेडिंग होगा डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। क्लियर हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको। चलिए अभी हम लोग इसमें नहीं है लगे हुए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा मेन मोटो है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, ये बेसिक पहले क्लियर कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग धीरे धीरे करके ये प्रूव करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों बाद में आया, आरएनए क्यों पहले था, प्रोटीन किस तरीके से रिजेक्ट हुआ कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो ये सब, या डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये सारे हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। अभी मेरा मेन मोटो है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा और ट्रांसलेशन कैसे होगा। आइए पहले बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। सबसे पहली बात है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ी बात है इसका नाम ही इसके अंतर को बता देता है, इसलिए करके आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म सबको याद है। आपका नाम यहां से बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है डीएनए का, तो इसको आप बोलते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को यहां से क्या बोलते हो, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करना है। अब यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डीऑक्सी। आप कहीं भी बायोलॉजी में देखिएगा कि डी बायोलॉजी में
जहां भी आया है इसका मतलब हो जाता है absent, डी का मतलब absent। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये नाम बता दिया कि आपने इसको बोला कि डीएनए है, फुल फॉर्म इसका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका मतलब हो गया कि डी का मतलब एब्सेंट हो गया। क्या एब्सेंट हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कहां से? तो राइबोज शुगर से। क्लियर हो गया? तो पहले यहां से डिफरेंस हो गया कि डीएनए के पास जो राइबोज शुगर होगा उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो राइबोज शुगर में सभी जगह से ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होता है, 2 प्राइम से ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। अभी हम डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन ये जो ये होगा ये राइबोज शुगर होगा। क्लियर हो गया? राइबोज शुगर क्या है? तो सबसे पहली बात है कि राइबोज शुगर क्या है, तो एक पेंटोज शुगर है। मैं बेसिक से क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन मैं बहुत मेहनत इसमें कर रखा था। बायोमोलिकुल में इतना मजबूत होगा आपका कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आपके लिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन रिपीट कर दे रहा हूं कि कुछ नए बच्चे भी यदि देख ले तो उनको भी बेनिफिट हो जाए। और आपको घबराना नहीं है, लेकिन मेहनत लगातार कीजिएगा, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मजबूती से पढ़िए और आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कभी भी कोई मुसीबत आया है तो इंसान को मजबूती दिया। नेगेटिव बोलने वाले हमेशा नेगेटिव रहते हैं। आप हमेशा सोच को मुझे पॉजिटिव बनाइए कि ये मुसीबत यदि हमारे लिए है तो कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट दे के जाएगा, और आपकी सोच यदि पॉजिटिव होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और नेगेटिव करिएगा तो अपने लाइफ में आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसे कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आप हमेशा टारगेट फिक्स करके रखिए, लेकिन डरना जरूरी है। आपको डरना यह है कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप ये मत फिक्स कर लीजिए इसका ट्रीटमेंट नहीं आ रहा कोरोना वायरस का, तो सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा। ये सोच करके कभी भी अपने ब्रेन को डीएक्टिवेट मत कीजिए। डरिए। ये जो कहावत है कि डर के आगे जीत है, ये गलत है। डर के साथ जीत है। आपको डरना जरूरी है कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो इस लेकर के आप एक टाइम को फिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 2 से 3 बार उसको देखिए और देख करके दिमाग में कोशिश कीजिए कि दिमाग में उसको सेट कर लिया जाए। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इस टाइप कम से कम तो करेगा। इसलिए कि ब्रेन को डीएक्टिवेट होने ही नहीं देना है। एकदम आपको मौका मिला है, फिर ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मौका आप ही के पास है। ये मौका आपको मिला है कि आप इसको कितने अच्छे से यूज कर लेते हैं। रूम पे बैठे हुए हैं, मटेरियल अवेलेबल है, मैं लाइव डिस्कशन करूंगा, इसको आप बेनिफिट के रूप में उठाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री भी यूज कीजिए। सारे पटने के टीचर्स ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हैं, तो आप उसको यूज करके अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूज कीजिए। कभी डरिए नहीं जिंदगी में, ऊपर वाले आपके साथ में। यहाँ पे वर्ड पकड़िएगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। थ्योरी कभी इंपोर्टेंट नहीं होता है। थ्योरी बहुत मजबूत होता है, लेकिन उससे होता जाता है कुछ नहीं। आप क्वेश्चन पैटर्न, जो वर्ड बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, इसको यूज कीजिएगा, यही काम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ही वर्ड को पकड़ के तोड़ दिया, डी मतलब हो गया एब्सेंट। अब ये आपका टूटेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा कहां से? तो राइबोज शुगर से। अब यहाँ पे बोला कि यदि आरएनए बनाना होगा तो हमको राइबोज शुगर लेना होगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होगा। तो ये राइबोज शुगर क्या है? तो पेंटोज शुगर। फिर इसमें एक वर्ड आया पेंट। अब ये पेंट का मतलब होता है, केमिस्ट्री में सब पढ़ाए होंगे, नोमेनक्लेचर समझिए, पेंट का मतलब 5 होता है, और यहाँ पे ओज का मतलब शुगर होता है। तो ये 5 कार्बन का शुगर, ये पेंट आया था कार्बन के लिए, तो ये 5 कार्बन का शुगर है, इसलिए पेंटो लगा दिया। तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर दिए। इसी राइबोज शुगर में से क्या किए, 2 नंबर कार्बन से 2 प्राइम के कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिए। किसको हटा दिए? ऑक्सीजन को। या कहीं आप बोल सकते हो कि OH ग्रुप को हटा दिए। तो OH ग्रुप यदि आप हटाओगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन हटेगा ही हटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2 नंबर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए करके इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोज, यानी डीऑक्सीराइबो यहाँ से आता है। अब ये पेंटो शुगर कैसा होगा? तो 5 कार्बन का शुगर होगा। जैसे ये O लिख दिया बीच में, ये देखिए दोनों साइड ऐसे हाथ फैला दिया C, फिर इस तरीके से हाथ आपने जोड़ा, ये C को फिर से यहाँ से जोड़ दिया, और फिर इसके हाथ में एक झंडा पकड़ा दिया। क्लियर हो गया? तो ये अब गिनिए, कार्बन 5 हो गया, 1 2 3 4 और 1 5। अब यहाँ पे जो ये 5 कार्बन हुआ, तो इसमें से इसका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अब सब में वाटर जोड़ने हैं आपको। क्या जोड़ने हैं? वाटर। वाटर का मतलब हो गया H2O। यदि इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा OH और H में, तो इसी को जोड़ना है, OH और H को जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया OH और H।
फिर यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और H, यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और H, यहाँ पे जोड़ दिया H, क्योंकि इसका जो O है यहाँ पे आ गया, इसमें चूंकि इसका O इस जगह पे आया हुआ है, इस जगह हमको इसमें O जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जोड़ेंगे OH और H, ये जोड़ दिया OH और H। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी है, तो आपको तो ये कैपेसिटी है कि आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। हमने सब जगह वाटर जोड़ दिया। अब ये जो शुगर बना, ये शुगर आपका राइबोज शुगर है। अब इस राइबोज शुगर को हम लोग यदि डीऑक्सी राइबोज शुगर करना चाहते हैं, तो यहां से क्या करोगे कि तुम ऑक्सीजन को गायब कर दोगे, या तुम ऐसे बोलते हो कि OH ग्रुप यहां से गायब हो जाएगा, H आ जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो OH ग्रुप गायब हो गया, यानी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ से रिप्लेस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो तुम लेके ही आ गए, इसमें H था तो वो H तो तुम लेके ही आ गए, तो इसका मतलब H रिप्लेस नहीं हुआ। रिप्लेस क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो तुम यहाँ से बोलते हो कि OH हट गया और उस जगह पे क्या आया? H आया। तो ये यदि 2 नंबर पे यदि ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाए, तो ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाए तो इसके लिए क्या लगाएंगे? D। और क्या अब्सेंट करोगे? तो ऑक्सी, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तुमने अब्सेंट कर दिया, इसलिए ये कहलाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यदि 2 नंबर से यदि आपने यहाँ से ऑक्सीजन को अब्सेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। यदि आप ऑक्सीजन ले करके आ जाओगे, ये हो जाएगा राइबोज शुगर। ये एकदम क्लियर कीजिएगा, तब ये डीऑक्सीराइबोज नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो राइबोज शुगर मॉडिफाइड होकर के डीऑक्सीराइबोज बनाया। तो आपको पूछेगा कि डीएनए में कौन सा शुगर होगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और आरएनए में कौन सा शुगर होगा, तो राइबोज शुगर होगा। क्लियर हो गया? यदि आपको पूछे राइबोज शुगर कितने कार्बन का होगा, तो 5 कार्बन का होगा, क्योंकि पेंटोज, तो डीऑक्सी भी तो पेंटोज होगा, क्योंकि आपने कार्बन को रिमूव नहीं किया। ये जो डी लगा है, ये ऑक्सी के लिए लगा है, ये डी कार्बन के लिए नहीं लगा है। तो इसलिए करके आप जब कार्बन को राइबोज से रिमूव नहीं किया, इसलिए डीऑक्सीराइबोज भी पेंटोज शुगर होगा और राइबोज शुगर भी पेंटोज शुगर होगा। तो पहला अंतर हो गया कि डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलता है और आरएनए में आपका राइबोज शुगर मिलता है। क्लियर हो गया? अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का क्लियर हो गया। तो इस जगह से ये जो पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि डीऑक्सीराइबोज शुगर आपका कहाँ मिलता है, तो डीएनए के केस में मिलता है, और राइबोज शुगर जो मिलता है वो आरएनए के केस में मिलता है। थोड़ी सी बात यदि यहीं पे हम लोग राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में करें, तो इस जगह पे यदि राइबोज शुगर का बात करें, तो ये O हो गया, ये C 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 हो गया। वाटर जोड़ना है हमको, यानी OH और H जोड़ना है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और H, यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और H, यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और H, और यहाँ पे OH नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इसका O यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए केवल यहाँ पे H जोड़ दिया, और 5 कार्बन बनाना थे, 1 कार्बन यहाँ पे बना दिया। अब इसमें हमने जोड़ दिया OH और H, और यहाँ पे जोड़ दिया H। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। यदि 2 नंबर पे OH ग्रुप होगा, या इसको प्राइम भी कर देते हैं, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम। तो यदि 2 नंबर पे यदि OH प्रेजेंट है, तो वो शुगर क्या है? राइबोज। यदि वो ये OH प्रेजेंट है, तो वो शुगर हो जाएगा राइबोज, और राइबोज को यदि हम लोग शॉर्ट में लिख दें, तो यहाँ हो गया राइबो। क्लियर हो गया? हमने ये राइबोज का शॉर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया? राइबो। तो ये OH है 2 नंबर पे, इसलिए कि ये राइबोज शुगर है। और यदि इसी OH को हम लोग हटा दें यहाँ से, इसी OH को हम लोग यहाँ से हटा दें, तो OH को हटा के H लगा देते, ये शुगर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। तो भाई, तो राइबोज शुगर से हमने O को हटा दिया, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में स्टेबिलिटी चेक करना हमको, कि दोनों में स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो ये आप याद रखिएगा, यदि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिव ग्रुप है, वो रिएक्ट करता है, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन को करवाने का कैपेसिटी रखता है। तो यानी OH ग्रुप यदि है तो वो रिएक्टिव है, यानी वो रिएक्ट करता है, और रिएक्टिव जो भी चीज होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि आप एकदम क्लियर रखिएगा कि रिएक्टिव यदि होगा, यदि कोई चीज रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जाता है स्टेबिलिटी के साथ में। यदि मोर रिएक्टिव
तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। लेस रिएक्टिव तो मोर स्टेबल, यानी कोई चीज रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यदि ज्यादा रिएक्टिव है तो कम स्टेबल है, कम रिएक्टिव है तो ज्यादा स्टेबल है। इनवर्सली का रिलेशन होता है। तो यदि यहाँ पे ये राइबोस शुगर है और उसके साथ में यदि 2 प्राइम पे OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये राइबोस शुगर मोर रिएक्टिव हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर के रिस्पेक्ट में। यदि यहां से हमने O हटा दिया तो OH ग्रुप हट गया, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो रिएक्टिविटी कम हो गया और ये शुगर मिलता कहां है, तो डीएनए में, इसलिए कि डीएनए मोर स्टेबल हो गया। और चूंकि राइबोस शुगर मिलता कहां है, आरएनए में, इसलिए करके आरएनए लेस स्टेबल हो गया। तो आरएनए को लोग बोलते हैं कि लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल होता है तो उसके पीछे एक रीजन आपको मैंने दे दिया। तो उसका रीजन ये है कि उसके पास में कौन सा शुगर है, तो राइबोस शुगर है। और राइबोस शुगर के पास में 2 प्राइम पे क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। और ये जो OH एल्कोहलिक ग्रुप है ये मोर रिएक्टिव है, और रिएक्टिव ज्यादा है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो गया। और ये जहां भी जाएगा वहां पे स्टेबिलिटी को कम कर देगा, क्योंकि ये खुद अनस्टेबल है। और अनस्टेबल चीज हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए करके ये चूंकि मिलता कहां है, आरएनए में मिलता है, इसलिए कि आरएनए की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, इसलिए कि आरएनए लेस स्टेबल हो जाता है। और डीएनए आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलता है। 2 नंबर पे एक एल्कोहल कम हो गया, इसलिए करके डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी के बोलते हैं कि डीएनए मोर स्टेबल होता है। क्लियर होगा। स्टेबिलिटी का ये सबसे बड़ा फंडा है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। एल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है, यदि एल्कोहल नहीं होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से आइएगा, और एल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है, ये तो सबको भी पता है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो आइए सबसे पहली बात हम लोगों ने किया कि यदि दोनों के साइड से डिफरेंस हम लोग लेके चले तो डीएनए मोर स्टेबल हो जाएगा। ये कैसे स्टेबल बता दे, क्योंकि इसके पास में कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और 2 प्राइम पे एल्कोहल नहीं है, ऐसे कि ये मोर स्टेबल हो गया। आरएनए क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो डीएनए के रिस्पेक्ट में। पहली बात। फिर दूसरी बात मैं बोला कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, तो इसलिए करके यहाँ पे पता चल गया कि इसके पास शुगर जो होगा वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। और यहाँ पे चूंकि इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि इसके पास राइबोस शुगर मिलेगा, राइबोस शुगर मिलेगा। और पहले भी मैं पढ़ा रहता हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, बेस की यदि बात बोली जाएगी तो बेस का यदि बात करोगे तो यहाँ पे क्लियर इस तरह का वेन डायग्राम था। यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा ACG और इधर हो जाएगा T, इधर हो जाएगा U। यदि आप आरएनए की बात करोगे तो आरएनए में 4 टाइप का बेस मिलेगा, ACG। इधर वाला पोर्शन आरएनए के लिए, ये पोर्शन आपने आरएनए के लिए पुट किया है, और ये पोर्शन आपने डीएनए के लिए पुट किया है। तो मैं बोला कि यदि डीएनए का बेस का बात किया जाएगा तो ये कॉमन है, ACG और T बेस हो जाएगा। और यदि आरएनए की बात की जाएगी तो ACG ये डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, और साथ में यूरासिल होगा। यानी ये जो यूरासिल बेस है ये स्पेशलाइज है किसके लिए, तो आरएनए के लिए। ये जो थायमिन बेस है ये स्पेशलाइज है डीएनए के लिए। तो अंतर हो गया कि डीएनए में थायमिन बेस मिलेगा और आरएनए में थायमिन बेस नहीं मिलेगा, और आरएनए में यूरासिल बेस मिलेगा और डीएनए में यूरासिल बेस नहीं मिलेगा। तो पहला अंतर हो गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगा और आरएनए में राइबोस शुगर मिलेगा। डीएनए में थायमिन बेस मिलेगा और आरएनए में यूरासिल बेस मिलेगा। प्लस तीसरा अंतर हो गया कि डीएनए मोर स्टेबल होगा, इसलिए करके बाद के समय में जेनेटिक मटेरियल किसको माना गया, डीएनए को कि आरएनए को, तो डीएनए को। और सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था, तो आरएनए था, क्योंकि सिंपल फॉर्मेट होता है। तो इसलिए करके यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, ये अंतर आपके पास में आया। दूसरी बात होता है कि डीएनए का यदि बात किया जाएगा तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, ऐसा नहीं कि सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा। यानी मोस्टली वर्ड लगा दीजिए कि डीएनए जो होगा वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होगा। इसके लिए भी स्टेबिलिटी होता है, मोस्टली ये डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा। और आरएनए जो होगा वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। एसएस का मतलब हो गया सिंगल स्टैंडर्ड। तो यदि आपको कोई बोले कि डीएनए जो होगा वो मोस्टली कैसा होगा, तो डबल स्टैंडर्ड होगा। और यदि आपको बोले कि आरएनए कैसा होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा मोस्टली। तो डबल स्टैंडर्ड होने के कारण भी डीएनए जो डबल स्टैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। तो डीएनए जो डबल स्टैंड होगा ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और ये जो डबल स्टैंड होगा ये एंटी पैरेलल होगा। और इसके बीच में ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक आपका स्टैंड होगा, तो दूसरा स्टैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये एंटी पैरेलल कहलाता है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब हो गया, सपोज इसको आप हेड मान लिया तो इसको लेग मान लीजिए, और ये हेड है ये लेग है, तो एंटी पैरेलल करना तो अपोजिट कर देना।
तो अपोजिट कर दिया, तो अब इसका हेड इधर है तो इसका हेड इधर है, अपोजिट हो गया। अब इसका टेल यहाँ पे है तो इधर इसका क्या हेड है, तो अपोजिट हो गया। लेकिन पैरेलल करना है, यानी एक दूसरे को कहीं ये कट नहीं करे। पैरेलल यदि नहीं होगा तो ये एक दूसरे को क्या करे, कट कर जाएगा। अब ये भी एंटी पैरेलल है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पैरेलल नहीं है, ये आपका क्या है, एंटी है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके क्या करे, कट कर जाए एक दूसरे को। इसलिए करके ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेलल हो लेकिन अपोजिट भी हो। पैरेलल का मतलब हो गया कि एक दूसरे को कट नहीं करे, एक दूसरे को आगे जाके कट नहीं करे। जैसे ये लाइंस है और ये लाइंस है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन ये एंटी पैरेलल हो, एंटी हो सकता है। एंटी का मतलब हो गया इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई लिख दिया तो ये पैरेलल लाइंस भी है, एक दूसरे को कट भी नहीं करेगा, और प्लस पैरेलल है और अपोजिट है। इसलिए करके अपोजिट के लिए आगे क्या लगा दी, एंटी लगा दी, तो एंटी पैरेलल हो गया। इसको आपने एंटी पैरेलल बोल दिया, क्लियर हो गया। तो डीएनए हम लोग का कैसा होता है, पैरेलल नहीं होता है, एंटी पैरेलल होता है। ये एंटी पैरेलल हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड होता है ये हाइड्रोजन बेस के कारण होता है। किसके कारण, तो हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन बेस किसके बीच में बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनेगा, तो बेस के बीच में बनता है। तो यदि डीएनए है तो 4 टाइप के बेस होंगे, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। और एडेनिन जब भी पेयर करेगा तो थाइमिन के साथ में पेयर करेगा, और किस बॉन्ड की मदद से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। गुआनिन जब भी पेयरिंग करेगा तो साइटोसिन के साथ में करेगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो आ रहा है, ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन जो आ रहा है दो स्टैंड के बीच में, ये भी स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। यदि आपका आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो इसके बीच में एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया, तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया तो इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो स्टैंड के बीच में बना है, वो दोनों स्टैंड को होल्ड करके रखा हुआ है। यदि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को आप हटा दीजिए, इसको हीट कर दीजिए डीएनए को, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड यदि आया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए का स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। लेकिन ये चूंकि आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए करके यहाँ पे डबल स्टैंड नहीं बनेगा। और यदि डबल स्टैंड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आपका डीएनए का स्टेबल होने का एक रीजन और हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्लस स्टेबल होने का एक रीजन और हो गया कि उसके बाद कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। तो दो रीजन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन दे दिया कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है इसलिए करके मोर स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए मोर स्टेबल होता है, और तीसरा रीजन हो गया कि थायमिन बेस होता है। कौन सा बेस होता है, थायमिन बेस होता है, इसलिए करके मोर स्टेबल होता है। मैं आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ा रखा था, जहां पे पढ़ाया था कि थायमिन में मिथाइल ग्रुप होता है, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा था कि स्टेबलाइजिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, स्टेबलाइजिंग। थायमिन के पास मिथाइल ग्रुप है, थायमिन के पास में CH3 ग्रुप है, लेकिन यूरासिल के पास में CH3 ग्रुप नहीं है। मैं आपको पढ़ा रखा हूं स्ट्रक्चर के साथ में, थोड़ा सा हिंट फिर कर दूंगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप नहीं है इसलिए करके आरएनए के पास स्टेबिलिटी कम है, लेकिन क्योंकि थायमिन के पास मिथाइल ग्रुप है इसलिए करके डीएनए का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो डीएनए का स्टेबिलिटी ज्यादा होने के पीछे 3-4 रीजन हो गया। एक तो उसके पास जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यानी उसके पास ऑक्सीजन की कमी है। यदि कहीं भी ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखिएगा, जब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ने लगे तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी। ये एकदम पकड़ने का तरीका भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है इससे स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। राइबोस शुगर में क्या है, ऑक्सीजन आपने रिमूव नहीं किया, रिमूव करता तो डी लगा देता, इसलिए करके इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। फिर दूसरी बात कि डीएनए जो होगा वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होगा। तो डबल स्टैंडर्ड होगा कैसे, तो उसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और बेस की पेयरिंग होगी, यानी बेस पेयर करेगा किसके कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, डीएनए को स्टेबल कर देगा, जो कि आरएनए के केस में नहीं होगा, क्योंकि आरएनए मोस्टली क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए करके इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तीसरा रीजन दिया कि बेस से आएगा। डीएनए के पास एक स्पेशलाइज्ड बेस है जिसका नाम है थायमिन, और थायमिन के पास में कौन सा ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए करके इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है डीएनए की। और यहाँ पे यूरासिल और यूरासिल के पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए करके इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये तो हो गई डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी की बात हो गई। और आरएनए
जो है वो लेस स्टेबल है, तो इसलिए कि शुरू में इसको जेनेटिक मटेरियल माना गया था और बाद के समय में जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के दरमियान आरएनए को जेनेटिक मटेरियल से हटा दिया और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सेलेक्ट किया, क्योंकि उसका एक ही रीजन था कि मोर स्टेबल था। मोर स्टेबल था इसलिए करके उसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिलेक्ट किया गया। आरएनए से भी आरएनए बनता है और डीएनए से भी डीएनए बनता है, तो कॉपी दोनों कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है। तो यदि आपके पास में यदि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए यदि आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो जब तक ये कॉपी नहीं होगा तो कैसे अगले जनरेशन में जाएगा? तो इसका कॉपी होना जरूरी है। चाहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो कॉपी होना जरूरी है। तो जेनेटिक मटेरियल, किसी को भी यदि जेनेटिक मटेरियल होना है तो उसको कॉपी होना जरूरी है। यदि कॉपी नहीं कर पाएगा तो वो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता है, पहली बात है। तो कॉपी करने की कैपेसिटी दोनों के पास में है। डीएनए भी अपना कॉपी बढ़ा सकता है और आरएनए भी अपना कॉपी बढ़ा सकता है, तो इस बेसिस पे तो इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आ गई स्टेबिलिटी का। अभी आपका यहाँ पे क्या है कि ये जो डीएनए आपका है ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल करने का मतलब हो गया कि मोर स्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशन का चांस, यानी उसके बेस के सीक्वेंस के चेंज होने का चांस बहुत कम होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, यदि नहीं होगा तो इवोल्यूशन बंद हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। यदि डीएनए में म्यूटेशन नहीं होगा तो फिर इवोल्यूशन ही रुक जाएगा, न्यू स्पेसीज आ ही नहीं सकेगा, नया जीन आ ही नहीं पाएगा। इसलिए करके म्यूटेशन तो होता ही है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। लेकिन आरएनए में म्यूटेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास रिएक्टिव होता है, आरएनए बहुत ज्यादा आर से रिएक्टिव भी कर सकते हो, तो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है। इसलिए करके इसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में बाद के समय में सेलेक्ट नहीं किया है। कॉपी दोनों करता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कॉपी कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कॉपी करना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे इसको क्यों बाद में हटा दिया गया, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं लिया गया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और स्टेबिलिटी इसकी क्या कम है, इससे क्या आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं रखा गया, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में रखा गया। यदि कोई ऑर्गेनिज्म के पास में डीएनए और आरएनए दोनों है तो उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। क्लियर हो गया? ये ऐसे सोचिएगा, यदि फादर है और सन है तो घर का डिसीजन फादर के द्वारा लिया जाएगा जब तक फादर है तब तक। यदि फादर नहीं रहे, केवल आपका सन ही रहे, तब जाकर के सन का डिसीजन होगा। तो यदि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास डीएनए और आरएनए दोनों है, डीएनए और आरएनए दोनों है, डीएनए भी है उसके पास और आरएनए भी है उसके पास, तो जेनेटिक मटेरियल का काम ऑलवेज डीएनए करेगा। तो आरएनए कब जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा? जब वो डीएनए नहीं होगा, यानी उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए हो ही नहीं, तब वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। तो इसलिए करके आप क्लियर रखिएगा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल यदि डीएनए और आरएनए में बोला जाए तो कौन होगा? आरएनए। रीजन क्या है आरएनए को फर्स्ट टाइम जेनेटिक मटेरियल सेलेक्ट क्यों किया? नेचर, तो ये मल्टीपल वर्क कर लेता था, मल्टीपल वर्क करता था। आपको एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। जैसे सपोज है आप लोग मेडिकल क्वालिफाई कीजिएगा, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, आपकी एडमिशन हो जाएगी और एडमिशन होने के बाद आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो उसका क्या होगा कि सीधे ही आपका क्लिनिक आप खोलिएगा और 200-400-500 पेशेंट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्लिनिक खोलिएगा, धीरे धीरे आपको जानेगा, आपका ट्रीटमेंट को देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या होगा, पेशेंट का नंबर बढ़ने लगे। तो शुरू में तो आप कितना भी अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं तो आपका इनकम कम ही होगा। तो आपका यदि इनकम कम होगा लेकिन आपको बैठना है क्लिनिक में डेली सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक, पेशेंट आए या नहीं आए, इसी को बोलते पंक्चुअलिटी। पेशेंट आए ना आए, आप 8 बजे से लेकर के रात के सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लिनिक में बैठे, पेशेंट आए या नहीं आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप घर का काम उस समय नहीं कर पाइएगा, तो नहीं कर पाइएगा तो आप एक नौकर का बहाली कीजिएगा और आपका भी क्लिनिक उतना चल भी नहीं रहा। तो वैसा नौकर खोजिएगा जो नौकर आपके घर का मोस्ट ऑफ दी वर्क को कर दे, झाड़ू भी लगा दे, पोछा लगा दे, कपड़ा साफ कर दे, खाना बना दे। तो आप उस नौकर के तलाश में रहिएगा जो कि आपका सारा काम ऑलमोस्ट कर दे कम ही पैसा में, और लॉन्डर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे चूंकि आप मेहनत करके डॉक्टर बने हैं तो अच्छा आपका प्रैक्टिस चल गया। तो जब प्रैक्टिस आपका चल जाएगा तो इनकम आपकी बढ़ जाएगा।
तो इनकम बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगा, अब क्या होगा कि वही रसोइया जो आपको खाना बना के खिलाता था, अब उसका खाना आपको खराब लगने लगा। क्यों भाई? कि इनकम आपका बढ़ गया, आप रुपया ज्यादा कमाने लगे, तो अब आपको लगेगा सब्जी जलाते हो तो तेल ज्यादा कर दिए, कल तक उसका खाना अच्छा था, आज उसका खाना खराब हो गया। इसलिए कि वो आदमी बदल नहीं गया है, आपका जो इनकम बदल गया उससे आपकी सोच बदल गई। तो अब आप चाहते हैं कि आपको स्पेशलाइज होना है, आपको स्पेशलाइज नौकर की जरूरत है। अब खाना बनाने के लिए आप अलग से रख सकते हो, कपड़ा धोने के लिए अलग से रख सकते हो। तो स्पेशलाइज यदि रखोगे तब तो ये तो श्योर है कि आपका काम अच्छा होगा। यदि कोई जनरल फिजिशियन है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट है और हार्ट का यदि प्रॉब्लम है, तो इंसान किसके पास जाना चाहेगा? जनरल फिजिशियन पास तो नहीं जाना चाहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह आएगा कि वो स्पेशलाइज्ड है, वो हार्ट के विषय में ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट कर सकता है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए करके जब तक नेचर के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तब तक वो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज किया, क्योंकि वो ऑलराउंडर काम कर रहा था। ऑलराउंडर की तरह क्या काम करता था? तो ये आरएनए जो है मल्टीपल वर्क क्या करता था? तो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर देता था, प्लस ये इंजाइम की तरह भी काम करने लगता था। मैं बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ा रखा हूं कि आरएनए भी इंजाइम की तरह काम करता था, तो उसको बोलते हैं राइबोजाइम। प्लस ये स्ट्रक्चर भी बनाता था। स्ट्रक्चर क्या? तो आप राइबोसोम देख लीजिए, तो राइबोसोम में तो आरएनए है, तो आरएनए के द्वारा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल का तो काम कर ही रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन ले ही जा रहा है, प्लस उसके साथ में ये इंजाइम का भी काम कर दे रहा है, यानी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब तीसरी बात कर रहा है कि स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए करके शुरू के समय में नेचर के पास भी इनकम कम था, तो इनकम कम था, तो इसीलिए क्या आरएनए को बाला फुसला के रखा कि भैया तुम ही सब कुछ हो। अब बाद के समय में जब उसके पास में मॉलिक्यूल बढ़ने लगा, उसके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर आ गया, थायमीन आ गया, तब जाकर के वो बोला कि ना तुम सही काम जेनेटिक मटेरियल का नहीं करते हो, तो तुम यहां से हटो। तो जेनेटिक मटेरियल से इसको हटाया और जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसको सिलेक्ट कर लिया? तो डीएनए को। और डीएनए को बता दिया स्पेशली कि तुम केवल जेनेटिक मटेरियल का काम करना, तुम केवल क्या करना? जेनेटिक मटेरियल। तुम ना आरएनए, तुम ना उसका एक्सप्रेशन करना, ना तुम ट्रांसलेशन पार्टिसिपेट करना, तुम कुछ मत करना, तुम इंजाइम का भी काम मत करना, तुम कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तुम केवल काम किसका करना? जेनेटिक मटेरियल का। तो डीएनए को केवल थमा दिया कि आप एक जेनेटिक मटेरियल का काम कीजिए, ना आप किसी का स्ट्रक्चर बनाइए, ना आप किसी का इंजाइम बनाइए, ना इंजाइम की तरह काम कीजिए। आप केवल एक काम कीजिए कि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाइए, यही काम आपको दिया गया। तो ये काम देने के कारण डीएनए क्या हो गया कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसलिए करके नेचर बाद में आरएनए को रिमूव किया इवोल्यूशन के साथ में। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हायर ऑर्गेनिज्म आया, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल से हटता चला गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम लिया, केवल जेनेटिक मटेरियल का काम लिया। और आरएनए की तरह वो ऑलराउंडर काम नहीं कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल का भी काम नहीं कर रहा था, इंजाइम का काम नहीं कर रहा था, और आपका क्या स्ट्रक्चर का काम नहीं कर रहा था। केवल ये तीनों काम नहीं कर रहा था एक साथ, केवल एक ही काम कर रहा था डीएनए। क्या? तो जेनेटिक मटेरियल का काम उसको सौंपा गया कि आप इस काम को अच्छे से कीजिए। तो आपको यदि कोई पूछेगा कि पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों था, तो आप बोल सकते हो कि ऑलराउंडर था। उस समय नेचर में बायोमोलिक्यूल क्या थे? कम थे। तो कम मॉलिक्यूल होने के कारण आरएनए को सेलेक्ट किया गया कि वो ऑलमोस्ट काम कर दे रहा था, जेनेटिक मटेरियल का काम कर दे रहा था, इंजाइम का काम कर दे रहा था, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दे रहा था। इसलिए करके इसको एज ए जेनेटिक मटेरियल मजबूरी में सेलेक्ट कर लिया गया, मजबूरी में सेलेक्ट कर लिया गया। क्यों? कि सारा काम कर रहा था। क्लियर हो गया? लेकिन बाद के समय में जैसे इवोल्यूशन ऊपर बढ़ा, तो उसके बाद क्या हो गया कि इसमें जो बहुत सारे ड्रॉबैक जेनेटिक मटेरियल के कारण आ रहा था, क्योंकि ये जब जेनेटिक मटेरियल का काम करता था, ये लेस स्टेबल है, तो म्यूटेशन का चांस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो म्यूटेशन यदि किसी जीन में हो जाए तो एक्सप्रेशन क्या करेगा? चेंज कर जाए। इस लेकर के इसको क्या क्या जेनेटिक मटेरियल से रिमूव कर दिया और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग डीएनए के विषय में कुछ बात करेंगे। यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें हम लोग ने यहाँ पे समरी करने की कोशिश किया कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले उसके नाम से डिफरेंस आ गया कि उसका डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगा। दूसरी बात है, जब हमने पढ़ा यहाँ पे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगा, तो इसका मतलब डी का मतलब क्या पता था? एब्सेंट। क्या? तो ऑक्सीजन। तो कहीं भी ऑक्सीजन यदि ज्यादा होगा तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा, यहीं से पढ़ लीजिए आप। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, और यदि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है इसका मतलब ये रेस्ट रिएक्टिव होगा। तो जब
उसके डीऑक्सी राइबोस शुगर लेस रिएक्टिव होगा, तो इससे जो भी चीज बनेगा यदि लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल है, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर यदि मोर स्टेबल है तो ये जिस चीज का फॉर्मेशन रहेगा वो मोर स्टेबल हो जाए, तो इस कारण से डीएनए क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। यहीं से पकड़ के आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे दूसरी बातें बोला कि इसमें फिर क्या होगा, इधर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो इधर कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर है तो इसमें क्या है, इसी से हमने बनाया था डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी ऑक्सीजन निकाल करके 2 प्राइम से, यानी 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को निकाला था। तो ये जो राइबोस शुगर होगा तो अब इसके पास में क्या है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर के रिस्पेक्ट में। इस लेकर के ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और मोर रिएक्टिव यदि राइबोस शुगर है तो ये जहां जाएगा वहां पे क्या करेगा, मोर रिएक्टिव कर देगा, और मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। इस पे क्या आरएनए क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्लियर। दूसरी बातें हो गई कि यदि डीएनए होगा तो उसके पास 4 टाइप के बेस होंगे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। और थायमिन जो होता है उसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, इसलिए करके भी डीएनए मोर स्टेबल होता है। क्लियर हो गया। और चूंकि यहाँ पे आरएनए के पास भी 4 बेसिस होता है, जिसमें होता है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरासिल, और यूरासिल के पास चूंकि मिथाइल ग्रुप नहीं होता है इसलिए करके आरएनए लेस स्टेबल होता है। तो यानी इसके स्टेबिलिटी को कम करने के पीछे 2 का अभी तक हाथ हो गया, एक राइबोस शुगर का हाथ हो गया इसके स्टेबिलिटी को कम करने के, और दूसरा हाथ हो गया यूरासिल का। और डीएनए को स्टेबल करने के पीछे 2 का हाथ हो गया, एक हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर का, और एक हाथ हो गया किसका, तो थायमिन का, क्योंकि थायमिन में मिथाइल ग्रुप है। और तीसरा रीजन है कि डीएनए मोर स्टेबल क्यों है, तो डीएनए मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। यदि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो बेस पेयर के बीच में बनेगा। बेस पेयर यानी पेयर मतलब हो गया जोड़ा, तो एडेनिन और थायमिन हमेशा पेयर में होगा, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा पेयर में होगा, यदि आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तब। और जब पेयर करेगा तो वो किस बॉन्ड से करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से करेगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो ये डीएनए को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि मोस्टली डबल स्ट्रैंड होता है, इसलिए करके भी डीएनए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए करके भी आरएनए लेस स्टेबल होगा। इवोल्यूशन जिस समय हो रहा था तो उस समय जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जब आए थे तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए या आरएनए, तो आरएनए। क्यों, उस समय हमारे पास में रिसोर्सेस, नेचर के पास में बायोमोलिक्यूल कम था, तो बायोमोलिक्यूल कम था, इसलिए करके क्या हुआ, तो बायोमोलिक्यूल कम कैसे था, तो उस समय हमारे पास में राइबोस शुगर था। लेकिन बाद में नेचर को लगने लगा कि राइबोस शुगर के कारण हमारा आरएनए का एसिडिटी कम होता है, तो राइबोस शुगर को क्या कर दिया, डीऑक्सीराइबोस कर दिया। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये यूरासिल के पास मिथाइल नहीं था तो इसमें मिथाइल जोड़ दिया, तो आरएनए कन्वर्ट कर दिया डीएनए। नहीं समझ में आया, इसी तरह से चेंज कीजिए। देखिएगा यहाँ पे आपने बोला कि राइबोस शुगर है आरएनए में, तो इसमें से क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गया। प्लस अंतर इस बेस का था, तो आरएनए में क्या था, यूरासिल था, तो उसी एकदम एग्जैक्ट यूरासिल में ही क्या जोड़ दिया, मिथाइल को जोड़ दिया, तो वो किस में चला गया, थायमिन में चला गया। यदि आपका राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर में चला जाए और यूरासिल यदि आपका थायमिन में चला जाए तो आरएनए किस में कन्वर्ट कर जाए, डीएनए में। तो ये बाद के समय में संभव हो पाया, शुरू में तो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया, और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल मानने के पीछे 3 कारण था, क्योंकि वो मल्टीपल वर्क कर ले रहा था, जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन मिल रहा था, और दूसरा काम एंजाइम का भी कर दे रहा था, और तीसरा काम स्ट्रक्चर का भी कर दे रहा था, जो कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, इस लेकर के। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग फोकस करते हैं केवल डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। आइए, और इसको पूरा मजबूत कीजिएगा, ये मजबूत होगा तो बायोटेक आपका पूरा मजबूत हो जाएगा, और बायोटेक के एक भी क्वेश्चन आपके स्टेप नहीं करेंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए करके आप इसको पूर्ण रूप से मजबूत कीजिएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले पढ़ा रखे हैं उसको भी रिपीट करते जा रहे हैं, और आप डेली पढ़िए, कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, यूज करिएगा तब अच्छे से आपका सारा चीज हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अभी हमको डीएनए बनाना है, ठीक है। तो डीएनए बनाना है, तो डीएनए बनाना है, तो डीएनए के लिए हमारे पास में यदि हमको डीएनए बनाना है तो डीएनए क्या है, तो पॉलीमर। किसका पॉलीमर है भाई, तो पॉलीमर किसका है, तो न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड क्या था, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना था, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। बेस में आपको कितने बेस बताया, 4 बेस बताया। कौन कौन सा बेस बताया, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। इसमें से कौन सा बेस केवल और केवल डीएनए में, तो थायमिन। शुगर में बताया कि यदि आप डीएनए बना रहे हो तो इसके नाम से आया डीऑक्सी राइबोस शुगर।
तो इसका मतलब ये डीऑक्सी राइबोस शुगर, और यहाँ पे फॉस्फेट है, तो ये फॉस्फेट आया कहां से, तो फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है कि हमने बेस को किसके साथ जोड़ दिया, शुगर के साथ। एकदम यही सीक्वेंस में जोड़ना है, उल्टा पुल्टा करके नहीं जोड़ पाएंगे हम लोग। बेस के बाद फॉस्फेट लिख दिया, उसके बाद शुगर लिख दिया, नहीं, बीएसपी, बेस शुगर एंड फॉस्फेट। बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी का मतलब बी से बेस, एस से शुगर और पी से फॉस्फेट। यदि डीएनए होगा तो बेस क्या क्या होगा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन, और शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और फॉस्फेट जो होगा आरएनए और डीएनए में दोनों एक जैसा होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको चेन बनाना है, हमको क्या बनाना है, आपने बोला कि पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, तो पॉली मींस मेनी, मर मतलब यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यदि हम न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं उसको। बहुत सारा यदि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते तो उसको क्या बोल सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमको पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं कर दिया बेस, ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट, फिर ये हो गया बेस, ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट, फिर यहां कर दिया बेस, ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गया। अब क्लियर करिएगा। यदि आप क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बायोमोलिक्यूल में सब पढ़ा रखा हूं, लेकिन फिर से रिपीट हल्का हल्का करके दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं पे लैकिंग नहीं हो। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अभी हैं, अभी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब हमको इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तभी जाकर के ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा, तो हमको इसको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो ऑलवेज जुड़ेगा शुगर और फॉस्फेट, चाहे ऐसे जोड़ दो और चाहे ऐसे जोड़ दो, तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। तो तुम क्या कर रहे हो कि इसको ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो फॉस्फेट जो फ्री हो गया, ये जो फॉस्फेट फ्री हो गया, ये 5 प्राइम एंड होगा। ये कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड होगा। अब ऐसे जोड़े हो तो ऐसे ही जोड़ना, ऐसे मत कर देना। ऐसे यदि जोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो तुम ऐसे जोड़ते चले जाओगे, इस तरीके से जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो तुम जोड़ता चला गया, ये जो फॉस्फेट यहाँ पे फ्री रह गया, ये फॉस्फेट फ्री रह गया, इसलिए इसको 5 प्राइम एंड बोल दिया। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये जो शुगर है ये फ्री हो गया। ये फ्री इसलिए हो गया क्योंकि ये शुगर को यदि तुम देख रहे हो तो ये शुगर 2 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। तो कोई शुगर यदि 2 फॉस्फेट से जुड़ जाए तो उसको फ्री नहीं बोलेंगे, या फॉस्फेट के सेंस में बोलोगे यदि कोई फॉस्फेट 2 शुगर से जुड़ जाए तो फ्री नहीं बोलेंगे। जैसे ये फॉस्फेट 2 शुगर से जुड़ा हुआ, एक इस शुगर से एक इस शुगर से, इससे ये फ्री नहीं है, ये 5 प्राइम एंड नहीं होगा। ये फॉस्फेट भी 2 शुगर से जुड़ा हुआ, एक इससे एक इससे, इससे ये फ्री नहीं है। लेकिन यहां पे यदि तुम देखोगे कि ये जो फॉस्फेट है ये एक ही शुगर से जुड़ा हुआ है, केवल इस शुगर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फ्री बोलेंगे। ये फॉस्फेट फ्री है। एक शुगर से यदि जुड़ा हुआ है फॉस्फेट तो वो फ्री है, या एक शुगर एक ही फॉस्फेट से जुड़ा हुआ तो वो शुगर फ्री है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये फॉस्फेट इसलिए फ्री है क्योंकि ये केवल एक शुगर से जुड़ा हुआ है। बाकी किसी भी फॉस्फेट को देखो तो 2 शुगर से जुड़ा हुआ है, किसी फॉस्फेट को देखो तो 2 शुगर से जुड़ा हुआ, ये फॉस्फेट भी 2 शुगर से जुड़ा हुआ, ये फॉस्फेट भी 2 शुगर से जुड़ा हुआ, इस लेकर के बोलेंगे कि केवल ये फॉस्फेट फ्री है, ऐसे ये 5 प्राइम एंड है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये शुगर अब फ्री है, क्यों, ये केवल एक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ, बाकी कोई भी शुगर देखोगे तो 2 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ। ये शुगर देखो, ये फॉस्फेट से भी जुड़ा हुआ, ये फॉस्फेट से भी जुड़ा हुआ, ये शुगर इस फॉस्फेट से भी जुड़ा हुआ, इस फॉस्फेट से भी जुड़ा, ये शुगर इस फॉस्फेट से भी, इस फॉस्फेट से भी, ये शुगर इस फॉस्फेट से भी, इसलिए फ्री नहीं। तो ये जो शुगर जो फ्री हो गया, तो इसका यहाँ पे क्या होगा कि 3 प्राइम का OH फ्री होगा। ये जो शुगर का 3 नंबर कार्बन होगा उस पे ये OH फ्री होगा। ये जो शुगर है इसका जो 3 नंबर OH है, ये जो 3 नंबर कार्बन पे जो OH होगा इस शुगर के पास में, वो इस फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। क्या बनाने में यूज हो गया, बॉन्ड। ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। मैं अभी मैं आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो बेस, शुगर और फॉस्फेट यूज होगा, तो बेस और शुगर के बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में यदि बॉन्ड की बात करोगे तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ये दिख रहा हो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड,
ये आपका कहलाएगा फॉस्फोइस्टर। यहाँ पे मैं बोला कि यदि ये आपका शुगर है और इस फॉस्फेट के साथ में यदि जुड़ा हुआ है तो इसका 3 नंबर का OH यूज हुआ होगा, लेकिन यदि इस फॉस्फेट के साथ में जुड़ा होगा तो ये 5 नंबर का OH यूज किया होगा। चलिए, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि आप बायोमोलिक्यूल याद रखे हैं कि भुला गए हैं, पता नहीं, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्लियर करिएगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहे हैं, O C C C C C और यहाँ पे आपका हो गया C। अब यहाँ पे क्या है, ये OH है, ये आपका H हो गया, ये आपका डीऑक्सीराइबोस बनाना है तो 2 नंबर पे OH को गायब कर देना है तो H लिख दिया यहाँ पे, ये भी H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और यहाँ पे आपका हो गया ये आपका CH2OH कर देता हूं, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ वैलेंसी के लिए H आ गया। क्लियर हो गया। ये जो नंबरिंग आप करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, तो ये 1 नंबर OH जो होगा ये बेस के साथ अटैच होगा। क्लियर हो गया। और ये जो 5 नंबर OH होगा ये आपका फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। तो इधर 1 नंबर OH से बेस और 5 नंबर OH से जो 5 नंबर कार्बन है उसके OH से क्या अटैच होगा, फॉस्फेट। तो अब हो गया बेस, ये हो गया शुगर और ये हो गया फॉस्फेट, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यदि हमको नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो आपको 3 नंबर OH यूज करना पड़ेगा। कितना नंबर, 3 नंबर। तो ये जो बेस जुड़ा हुआ है इस शुगर के साथ में, तो ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा होगा, तो 1 नंबर से जुड़ा होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये शुगर के साथ जो ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये कितने नंबर से जुड़ा होगा, तो 5 नंबर से जुड़ा होगा, क्योंकि ये बेस शुगर फॉस्फेट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्लियर हो गया। लेकिन यदि ये यहाँ पे 3 नंबर का OH अभी फ्री होगा, क्योंकि अभी जोड़े नहीं है, तो ये 3 नंबर का यहाँ पे जो OH फ्री होगा और यहाँ पे जो ये फॉस्फेट होगा इसका भी OH होगा, तो ये आपस में इसके भी OH होंगे, ये आपस में क्या करेगा, वाटर बना करके बाहर निकलेगा और ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, जिस बॉन्ड का नाम होगा, क्योंकि फिर शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, तो कहीं भी शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा। तो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड ही है। कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर। क्यों फॉस्फोडाइस्टर बोलेंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाला है और एक न्यूक्लियोटाइड नीचे वाला। तो ये OH और H क्या किया, वाटर बना के बाहर निकल गया और इस तरीके से यहाँ पे क्या किया कि फॉस्फोईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जो बना है, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है। ये ब्लू वाला में न्यूक्लियोटाइड, ये ब्लू वाला न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है। यहाँ पे ये जो एक न्यूक्लियोटाइड जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो उसमें शुगर का कितना नंबर का OH होना चाहिए, तो 3 नंबर का OH होना चाहिए। ये 3 नंबर का OH से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, फिर ये न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ अटैच होना चाह रहा है, इसके पास में 3 नंबर का OH होगा, यहाँ पे 3 प्राइम का OH होगा, फिर इसके पास 3 प्राइम का OH होगा तो अटैच हुआ, फिर इसके पास 3 प्राइम का OH होगा तो अटैच हुआ। इस लेकर के आप ये बोल सकते हो कि आपके पास यदि कोई शुगर है और उसका 3 प्राइम का OH यदि म्यूटेटेड हो गया और 3 प्राइम से OH गायब हो गया, तो इसका मतलब होगा कि कभी भी वो चैन नहीं बना सकता, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता और ट्रांसक्रिप्शन यानी आपका आरएनए का भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता, डीएनए भी नहीं बनेगा। यदि आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर था, अभी 2 नंबर से OH निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आपका क्योंकि 2 नंबर का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, 1 नंबर का यूज हो रहा है बेस के अटैचमेंट में और 5 नंबर का OH यूज हो रहा है फॉस्फेट को अटैच करने में और तीसरा नंबर का OH होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने। यदि तीसरा नंबर पे यदि कोई म्यूटेट कर दिया तो ना डीएनए बनेगा ना आरएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड यदि जुड़ना चाहेगा तो उसके पास 3 प्राइम का OH होना चाहिए, यानी 3 प्राइम पे OH ग्रुप होना चाहिए। यदि शुगर के पास 3 नंबर कार्बन पे यदि OH ग्रुप नहीं होगा तो कभी भी ये चैन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यदि चैन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ना आप डीएनए बना सकते हो ना आरएनए बना सकते हो। डीएनए बनाने में केवल यही ना अंतर करोगे कि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लो,
क्या ले लोगे? डीऑक्सीराइबोज। और यदि आरएनए करोगे तो राइबोज शुगर ले लो। यदि राइबोज शुगर में भी 3 प्राइम पे यदि OH गायब कर दोगे तो उसका चेन नहीं बनेगा। यदि ये तुम डीऑक्सीराइबोज लियो तो डीऑक्सीराइबोज में तो पहले से OH ग्रुप एब्सेंट है, कहां पे? 2 नंबर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यदि तीसरा नंबर से OH ग्रुप को तुम एब्सेंट कर दोगे तब तो तुम्हारा चेन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और चेन नहीं बनेगा तो डीएनए बनेगा ही नहीं। तो आपको बोलेगा कि 3 नंबर प्राइम पे यदि हम लोग म्यूटेट कर दे तो डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज उसको पॉलीमराइज करवा पाएगा कि नहीं? डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम का OH को ही जोड़ सकता है, बाकी किसी OH पे वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया क्या? तो ये जो 3 प्राइम, ये जो शुगर है इसके 3 प्राइम का OH और ये जो फॉस्फेट था इसका OH वाटर बना के बाहर निकला और इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो न्यूक्लियस एंजाइम पढ़ते हो, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को कट करता है, तो वो इसी बॉन्ड को काटता है। न्यूक्लियस जो होता है, इंडोन्यूक्लियस जो कट करता है तो डीएनए को कट करेगा, और डीएनए को जब भी कट करेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कट करेगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग चूंकि डीएनए बना रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ये आपका क्लियर हो गया कि यदि शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो फॉर्मेशन किसका करेगा? डीएनए का। क्लियर हो गया? कैसे पता चलेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर है? तो 2 नंबर या 2 प्राइम पे OH ग्रुप नहीं होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगी। अब इसमें हर एक OH का अपना इंपोर्टेंस है। जो 1 नंबर पे OH है वो बेस के साथ अटैच होगा, और बेस और शुगर यदि केवल जुड़ा होगा तो न्यूक्लियोसाइड होगा, और इस बॉन्ड का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 नंबर OH का कोई जरूरत है ही नहीं, इसीलिए करके डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाया गया। यदि 2 नंबर OH की जरूरत होती तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बनता ही नहीं, राइबोज शुगर ही रहता। तो 2 नंबर OH की जरूरत नहीं थी, इससे इसका कोई मतलब नहीं। ये जो 3 नंबर जो OH है ये यूज होगा कहां पे? तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होने में, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में ये ज्वाइंट होगा। तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में ज्वाइंट होगा तो इसकी भी जरूरत है। इसका जरूरत ये है कि जब आप चैन बनाओगे तो उस चैन बनाने में आपको ये 3 नंबर का OH का यूज करना पड़ेगा। 5 नंबर कार्बन पे भी जो OH ग्रुप है इसकी भी जरूरत है क्या? तो फॉस्फेट को छोड़ने में। ये जो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ में, तो इसका मतलब हो गया क्या? हो गया फॉस्फेट, शुगर और बेस, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन ये 3 नंबर OH की जरूरत तब पड़ेगी न्यूक्लियोटाइड, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आपका हो गया फॉस्फेट, शुगर और बेस, यानी बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, और केवल बेस शुगर था तो न्यूक्लियोसाइड। और अब क्या हो गया कि ये 3 नंबर OH की जरूरत न्यूक्लियोटाइड बनाने में नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए, आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना तो बेस को शुगर के साथ अटैच करना था, 1 नंबर कार्बन के OH के साथ अटैच करना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो पहला यहां अटैच कर दिया, दूसरा अटैच करना पड़ेगा 5 नंबर कार्बन का जो OH है उसके साथ फॉस्फेट। तो यानी आपका 2 ही जगह का OH यूज हो रहा है, एक 1 नंबर का और एक 5 नंबर का। क्या बनाने के लिए? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। लेकिन जब आपको चैन बनाना है, न्यूक्लियोटाइड का चैन बनाना है, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना है, पॉली मींस मेनी हो गया, न्यूक्लियोटाइड तो बेस शुगर फॉस्फेट, तो उस जगह पे 3 नंबर OH की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि 3 नंबर का OH नहीं होगा तो कभी भी आप पॉली न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते, और डीएनए और आरएनए दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी 3 नंबर का OH यदि आप म्यूटेट कर दिए तो इसका मतलब होगा ना डीएनए बन रहा है आपका, ना आपका आरएनए बन रहा है। तो ये 3 नंबर का OH चैन बनाने के लिए है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब आइए, यदि हम डीएनए बनाएंगे तो एक स्टैंड आपका ऐसा बन गया, एक स्टैंड जो अभी आपका है ऐसा बन गया कि ये बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, इसको जोड़ता चला गया। जहां पे फॉस्फेट फ्री है उसको कौन सा इंड बोल दिया? 5 प्राइम इंड बोल दिया, और जहां पे शुगर फ्री हो गया उसको कौन सा इंड बोल दिया? 3 प्राइम। अच्छा, क्यों इसको आपने बोला कि ये फ्री है? ये शुगर को कैसे समझा कि फ्री है? तो ये शुगर केवल एक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये शुगर क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि ये 2 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, कंसिक्यूटिव 2 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये फॉस्फेट कैसे फ्री लग रहा है आपको? क्योंकि ये फॉस्फेट एक शुगर से जुड़ा हुआ। ये फॉस्फेट क्यों नहीं फ्री लग रहा है? क्योंकि ये फॉस्फेट 2 शुगर से जुड़ा हुआ, एक इस शुगर से, एक इस शुगर से। अच्छा, इस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यदि आपको बोलेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज
किसको कट करेगा? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। तो यानी ये दोनों एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज मैं बोल रहा हूं, आप लिख पाओगे हम उम्मीद करते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, साफ लिख देता हूं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, या एक्सोन्यूक्लियेज, ये दोनों जो एंजाइम है इसको न्यूक्लियेज बोलते हैं। एक साथ मिला के यदि आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियेज। और न्यूक्लियेज वर्ड कहां से आया? तो न्यूक्लियेज वर्ड आया न्यूक्लिक एसिड से। किससे आया? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, जैसे कि एज लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जब भी डीएनए को तोड़ेगा तो वो ऑलवेज किस बॉन्ड को तोड़ेगा? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। बायोटेक में मैं पढ़ाने के समय ये आपसे पहले पूछूंगा, ये आप एकदम डेफिनेटली दिमाग में रखिएगा, क्लियर करके एकदम। तो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज जो ब्रेक करता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। और पहली और दूसरी बात भी दिमाग में रखिएगा, ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज, ये कभी भी आरएनए को कट नहीं करता, ये ऑलवेज डीएनए को कट करता है। मैं बोला ईएक्स का मतलब हमेशा होता है आउटसाइड। ईएक्स का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। यदि आप डीएनए को यदि बाहर की तरफ से कट करते हैं, जैसे ये इंड हो गया, ये क्या हो गया? इंड हो गया, तो इधर से यदि कट करना शुरू कीजिएगा तो आप उसको बोलिएगा एक्सोन्यूक्लियेज। और ये जो पूरा का पूरा एक स्टेन है, इसको बीच में यदि यहाँ पे कट कर दिए तो आधा इधर हो गया और आधा क्या हो गया? इधर हो गया। तो बीच में कट किए तो क्या नाम हो गया? इंडो। ईएक्स का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। हमेशा कहीं भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल लाइफ में भी यदि आपको ईएक्स वर्ड आएगा, इसका मतलब हो जाएगा आउटसाइड। तो यदि इंडोन्यूक्लियेज है तो वो चैन को बीच में कट करेगा, लेकिन बॉन्ड कौन सा होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन यदि एक्सोन्यूक्लियेज होगा तो वो चैन को कहां से कट करेगा? तो टर्मिनल से कट करेगा, जो उसका किनारा होगा उस किनारे से कट करेगा। यदि एक आपका, जैसे ये सपोज ये न्यूक्लियोटाइड का चैन है, तो ये चैन है, तो यदि डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए तो पहले डबल स्ट्रैंड कर दीजिए। अब यदि एक्सोन्यूक्लियेज यदि कट करेगा तो ये टर्मिनल से कट करेगा, ऐसे कट करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड बाहर हो गया दोनों स्ट्रैंड का। यदि इंडोन्यूक्लियेज होगा ये बीच से कट करेगा। अब न्यूक्लियोटाइड बाहर नहीं हुआ, ये आधा डीएनए इधर हो गया और आधा डीएनए इधर हो गया। यानी आपको टुकड़े में काटना है डीएनए को, तो आप इंडोन्यूक्लियेज यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? इंडोन्यूक्लियेज, जो कि बीच से काटे और डीएनए को दो फ्रेगमेंट में कर दे। और यदि आप एक्सोन्यूक्लियेज करोगे तो डीएनए का टुकड़ा नहीं मिलेगा, उसका क्या बनने लगेगा? यूनिट। वहां से न्यूक्लियोटाइड फ्री होने लगेगा। ये बायोटेक की भी तैयारी चल रही है, तो इसलिए करके आप इसको एकदम ये मत सोचिए कि इसी जगह का पॉइंट है, ये बायोटेक का पॉइंट है और बायोटेक का ही बात चल रही है। इसको यूज करेंगे हम लोग। जैसे एक माला है, सपोज दैट गेंदा फूल का माला बना हुआ है, यदि आप टर्मिनल से काटोगे तो फूल बाहर होने लगेगा। यदि माला को बीच से काट दे तो क्या होगा? एक लड़ी हो गया, वो टुकड़ा। अब फूल नहीं बोल सकते हो तुम। कभी एक माला को बीच से काट दो तो किसी को भी पूछो तो फूल नहीं होगा, वो फूल का ग्रुप है। लेकिन यदि साइड से कट करोगे तो क्या होगा? फूल आपका होगा, यानी उसका यूनिट बाहर निकलने लगा। उसी तरीके से यदि एक्सोन्यूक्लियेज कट करेगा तो आपका डीएनए का यूनिट बाहर निकालने लगेगा, यानी न्यूक्लियोटाइड बाहर होने लगेगा। लेकिन यदि इंडोन्यूक्लियेज कट करेगा तो वो बीच से कट करेगा और आपका क्या होगा कि डीएनए जो होगा वो फ्रेगमेंट में आ जाएगा। आधा डीएनए इधर हो गया, आधा डीएनए इधर हो गया। क्लियर हो गया? और जब भी ये कट करे, चाहे इंडोन्यूक्लियेज कट करे चाहे एक्सोन्यूक्लियेज कट करे, जब भी कट करेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही कट। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। बायोटेक में हम आपसे पूछ के क्लियर कर लेंगे। कितना क्लियर हुआ उसी जगह पे आपका पता चल जाएगा। और हमेशा याद रखिए, थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं है। थ्योरी समझ जाना सबसे आसान काम है, मेन है उसका एप्लीकेशन। इसलिए कि एप्लीकेशन पे ध्यान रखिएगा। हम बार बार एप्लीकेशन पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हमने स्टेबिलिटी भी बताया कि डीएनए मोर स्टेबल कैसे, आरएनए लेस स्टेबल कैसे है। प्लस मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि इस बॉन्ड को काटने से कैसे कोई भी चीज फ्रेगमेंट में आएगा। अब जैसे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटे, अब देखिए इतना दूर का चेन एक साथ है, ये चेन, और इतना दूर का चेन एक साथ है, तो टुकड़ा में हो गया, ये टुकड़े में हो गया। अब इधर का आधा टुकड़ा, इधर भी डबल स्ट्रैंड होता तो इधर भी इसके साथ कंप्लीमेंट्री जुड़ा होता, इधर भी अभी जोड़ के दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यदि आप इंड से काटोगे, अब यहां से काटो, इस जगह से कट करो, अब तो एक न्यूक्लियोटाइड बाहर हो गया, बाकी रेस्ट क्या है? चेन में है। ठीक होगा? तो यदि इंड से कट करोगे तो कौन सा एंजाइम कट करेगा? एक्सोन्यूक्लियेज। तो क्या बाहर कर देगा? न्यूक्लियोटाइड को बाहर कर देगा। एकदम बायोटेक में फिर हम बताएंगे नहीं, इसलिए कि एकदम क्लियर कर लीजिए।
यदि आप इंड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बाहर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यदि आप क्या करते हो ना कि बीच से कट करते हो तो आपको चैन मिलेगा। क्या मिलेगा? चैन, आपको टुकड़ा मिलेगा। हम दूसरा भी स्टैंड बना देते हैं, उसके बाद फिर कट करके क्लियर करते हैं। दूसरा स्टैंड इसी तरीके से बनेगा, इधर भी पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होगा तो बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, और ये भी होगा बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर करिएगा। अब आपके पास में क्या होगा, इधर और एक ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और ले लिया, बेस, शुगर और फॉस्फेट, और इसको ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ भी आपने एक ले लिया, बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये कनेक्ट करने के समय ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने बनाया है 5 प्राइम इंड। ये एकदम क्लियर करें, ये इंड आपने बनाया है 5 प्राइम इंड। ये 5 प्राइम इंड है और ये आपका 3 प्राइम इंड है, क्योंकि यहाँ पे शुगर फ्री है और यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है। ये हो गया, ये 5 प्राइम इंड है, ये 3 प्राइम। तो अब जो दूसरा स्टैंड जो बनाओगे उसको एंटी पैरेलल करना है। क्या करना है? एंटी पैरेलल करना है। एंटी पैरेलल करना है तो सबसे पहले यहाँ फोकस करना है कि हमको यहाँ पे 3 प्राइम फ्री करना है। तो 3 प्राइम फ्री का मतलब शुगर फ्री, 3 प्राइम फ्री का मतलब शुगर फ्री। तो इसका मतलब यहाँ पे शुगर को हमको इस फॉस्फेट के साथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि इस शुगर को फ्री रखेंगे तभी 3 प्राइम का OH फ्री रहेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसको ऐसे अटैच करेंगे आप। अब इस तरीके से अटैच किए तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका ये फॉस्फेट फ्री रह गया। तो फॉस्फेट वाला जो फ्री इंड होता है उसको 5 प्राइम इंड बोलते हैं। तो एक साइड हो गया 3 प्राइम, एक साइड हो गया 5 प्राइम, और इसका यदि कंप्लीमेंट्री स्टैंड देखो तो ये 5 प्राइम हो गया और ये क्या हो गया 3 प्राइम। तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। एंटी इसलिए क्योंकि अपोजिट है, एक यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ क्या है 5 प्राइम, तो एंटी पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसेस का कंप्लीमेंट्री होगा। अभी तक तो हमने बेस लिखा था, अब यहाँ बेस का कंप्लीमेंट्री करके देखते हैं। यदि यहाँ पे एडेनिन आ गया तो यहाँ पे यदि आपका बेस आपका एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड पे आपका थायमिन होगा। यदि यहाँ पे ग्वानिन आ गया तो दूसरे स्टैंड पे आपका क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर यदि आपका यहाँ पे एडेनिन आ गया तो इधर क्या आएगा, थायमिन आएगा, और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। फिर एडेनिन थायमिन ही आ सकता है तो डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ में आएगा। फिर ग्वानिन साइटोसिन यदि सपोर्टेड आ गया तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में आ गया। फिर एडेनिन थायमिन यदि आ गया तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करिए कि यदि एडेनिन होगा तो थायमिन आएगा, और यदि थायमिन है तो एडेनिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन, क्योंकि कंप्लीमेंट्री होगा। तो एक स्टैंड पे यदि आपका बेसिस पता है तो दूसरा स्टैंड आपका बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये भी एक पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये भी एक पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हो गया, और ये दोनों अब डबल स्टैंडर्ड हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। कैसे? तो एक हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा इंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम इंड, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे क्या क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिए कि ये जो आपका एंटी पैरेलल आपने जो डिजाइन कर दिया, डीएनए को एंटी पैरेलल डिजाइन कर दिया, और इसमें हमेशा यहाँ पे ध्यान रखने की चीजें ये है कि ये एंटी पैरेलल जो डिजाइन हुआ तो जिधर 5 प्राइम आप बोलते हो वहां पे फॉस्फेट फ्री होगा, जिधर आप 3 प्राइम बोलोगे वहां पे OH फ्री होगा, जिधर 3 प्राइम बोलोगे वहां पे OH फ्री होगा, यानी शुगर एक ही फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, और जहां पे तुम 5 प्राइम बोलोगे वहां पे फॉस्फेट फ्री होगा, यानी वो फॉस्फेट केवल एक ही शुगर के साथ अटैच होगा। इसको एकदम क्लियर करके रखिएगा। और कंप्लीमेंट्री बेसिस होता है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और थायमिन एडेनिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है। अब आइए, ये जो डीएनए है इसका बैकबोन का फॉर्मेशन, बैकबोन मतलब ये जो डीएनए एक डीएनए डबल स्ट्रैंड है वो किस पे खड़ा है। जैसे हम लोग का बैकबोन जो होता है ये वर्टिब्री होता है, ये रीढ़ की हड्डी, ये जो आपका वर्टिब्री है ये रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ जो है जिसको आप वर्टिब्री बोलते हो, ये आपका बैकबोन है, इसी के बदौलत आप खड़े हैं। यदि ये बैकबोन नहीं रहेगा तो आप खड़े नहीं रह सकते। तो ये डीएनए किसके ऊपर खड़ा है? तो ये डीएनए खड़ा है शुगर और फॉस्फेट के ऊपर, यानी ये जो शुगर और फॉस्फेट जो आपस में है ये आपका डीएनए का बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। तो इधर भी आपका ये जो शुगर और फॉस्फेट जो है ये आपका बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया बैकबोन, ये हो गया बैकबोन जिसपे कि ये डीएनए खड़ा है।
तो आपको यदि कोई पूछे कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आरएनए होता तो केवल क्या करते हैं कि एक स्ट्रैंड को मिटा देते, क्लियर हो गया। जहां थायमिन आया, यहां इधर तो थायमिन आया ही नहीं था, यदि थायमिन होता तो उसको इरासिल कर देते और शुगर को क्या कर देते, राइबोस शुगर कर देते। कौन सा शुगर? यदि हमको डीएनए को आरएनए में बदलना है, डीएनए को किसे बदलना, आरएनए में बदलना है, यदि हमको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है, क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, लेकिन मोस्टली आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। मोस्टली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। यदि हमको इसी डीएनए को आरएनए में तब्दील कर देना है, उसको बदल देना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो जो थायमिन है जहां जहां उसको यूरासिल कर दीजिए, और जो ये शुगर है ये तो आपका राइबोज शुगर होगा कि डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, क्योंकि डीएनए है ये पता इस तरीके से पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे थायमिन मिल रहा है, तो थायमिन मिल रहा है इसलिए ये डीएनए है। ये शुगर जो होगा ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, यानी 2 नंबर कार्बन पे इसमें OH नहीं होगा। तो आपको यदि इसको आरएनए में ले आना है तो इसको पहले आप 2 नंबर कार्बन पे OH जोड़ दीजिए, यानी सब शुगर को राइबोज कर दीजिए और थायमिन को यूरासिल में बदल दीजिए, ये आपका डीएनए आरएनए में चला जाएगा। कोई डाउट नहीं है, तो डीएनए आरएनए में चला जाएगा, और या तो आप आरएनए को क्या ला सकते हैं, डीएनए में ला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो बैकबोन हमेशा चाहे आरएनए हो कि डीएनए हो, शुगर और फॉस्फेट ही होगा, यानी एसपी होगा। एसपी इज द बैकबोन, यानी शुगर एंड फॉस्फेट इज द बैकबोन। तो ये फिर बेस पेयर क्या है, तो स्टेप्स है। क्या है, स्टेप। जैसे एक सीढ़ी है, अब इस सीढ़ी पे ये क्या हो गया, स्टेप्स का काम कर दिया, और ये जो बांस रहता है दोनों साइड से, आप जो गांव देहात में जो देखिएगा सीढ़ी बांस का जो बनता है, तो दोनों साइड से बांस रहेगा और बीच में स्टेप्स उस पे लगे हुए रहते हैं। तो ये जो स्टेप्स है डीएनए का, वो बेस पेयर बनाएगा, और जो बैकबोन होगा, जो ये बांस होगा, वो एसपी बनाएगा, यानी शुगर और फॉस्फेट बनाएगा। तो आपको बोलेगा कि आरएनए का बैकबोन किसका बना हुआ, तो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ। लेकिन आरएनए के शुगर और डीएनए के शुगर में कोई अंतर है? अंतर है। क्या है, आरएनए के शुगर में कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर है, और डीएनए के शुगर में कौन सा शुगर है, तो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो बोलेगा डीएनए और आरएनए का नाम बेस के बेसिस पे पड़ा है, या शुगर के बेसिस पे, या फॉस्फेट के बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे, क्योंकि शुगर यदि डीऑक्सीराइबोज था तो डीएनए नाम पड़ गया, शुगर यदि राइबोज है तो आरएनए नाम पड़ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे बैकबोन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो शुगर और फॉस्फेट करता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम डीएनए का बात कर रहे हैं, तो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा स्ट्रैंड भी आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर करिएगा कि ये जो 5 प्राइम होगा ये फॉस्फेट वाला इंड होगा, और 3 प्राइम जो होगा वो OH वाला इंड होगा। 3 प्राइम वाला जो इंड होगा वो OH इंड होगा, और इसका एंटी पैरेलल इधर बनाना है, तो इधर आपको इधर चूंकि 5 प्राइम था तो यहाँ पे 3 प्राइम करना है, यानी शुगर को फ्री रखना है, और उसका 3 प्राइम का OH फ्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम हो जाए, ये एंटी पैरेलल होगा। अब आइए, जो एप्लीकेशन हम लोग बायोटेक का कर रहे थे उसी एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज का एप्लीकेशन करके हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि इंडोन्यूक्लियेज कैसे कट करेगा और एक्सोन्यूक्लियेज कैसे कट करेगा। आइए, पहले हम लोग एक्सोन्यूक्लियेज यूज करते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियेज यदि यूज करेंगे तो उस टर्मिनल से कट करेगा, तो इस टर्मिनल से कट किया। अब यहां से यदि ये कट कर दिया तो ये बॉन्ड फॉस्फो, बोला था बार बार कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा कहां, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में मिलेगा। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो यहां से आपका क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड ये अलग हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये अलग हो। क्या आप इधर से भी कट करोगे, इस साइड से भी कट करोगे, तो इंड से कट करते हो तो इंड से कट करो, तो ये कट कर दो और ये कट कर दो, तो यहां से एक न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड से निकल गया और एक न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड से निकल गया। तो ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड बाहर निकला, ये इसलिए निकला क्योंकि आपने इंड से कट किया। कहां से कट किया, इंड से। अभी इंड से कट किए तो एक न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड से बाहर हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड से जो बाहर हुआ वो हो गया एडेनिन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, और इस स्ट्रैंड से जो आपका बाहर हुआ, इधर से बाहर हो गया थायमिन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, रिलीज हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड रिलीज हो गया। लेकिन यदि यही डीएनए है, सेम डीएनए हमने लिया यहाँ पे, अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पे हम लोग कट करेंगे कहां, तो बीच से, इंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं, तो बीच से कट करेंगे, तो यहां से कट कर दिया हमने, इस जगह पे कट मारा एक,
और इस जगह पे एक कट मारा, तो कट मारा तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड नीचे, तो उसके बीच में बॉन्ड है। तो कट जैसे किए तो ये कट गया यहां से और ये कट गया यहां से, तो इसका मतलब हो गया कि एक फ्रेगमेंट यहां से लेकर के ये ऊपर हो गया और एक फ्रेगमेंट यहां से लेकर के ये नीचे हो गया। यानी आप डीएनए आपके फ्रेगमेंट में आए, न्यूक्लियोटाइड में नहीं आया, ये किस में आ गया? फ्रेगमेंट में। तो यदि आपको डीएनए को फ्रेगमेंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सोन्यूक्लियस या इंडोन्यूक्लियस? तो इंडोन्यूक्लियस। और यदि आपको न्यूक्लियोटाइड में अलग करना है तो एक्सोन्यूक्लियस। ईएक्स का मतलब होता है आउटसाइड। यदि आप बाहर की तरफ से कट करोगे तो एक्सोन्यूक्लियस करोगे, और अंदर से यदि कट करोगे तो इंडोन्यूक्लियस करोगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर, साफ रखिएगा कॉन्सेप्ट को।